हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। ठीक है, उन्होंने हिमालय की आच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहाँ बहुत ठंड थी। ठीक है, कहाँ घूमने गए थे वो? ऋषिकेश। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। ठीक है, जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में वृक्ष होते हैं और जो उन्होंने देखे वो बिल्कुल भिन्न थे, उनसे अलग थे। आगे एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट का उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ केजुराइन के वृक्ष की कतार देखी। ठीक है, एक तो वो कहाँ गए थे? ऋषिकेश, और एक राजस्थान। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, बिल्कुल दोनों अलग थे। क्या था? कुछ बहुत ठंडे थे और कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव वस्तुएं थी। ठीक है, बिल्कुल भिन्न जीव जंतु वहाँ मिले उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। क्या नजर आया? मकड़ी। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हो, जैसा कि वो चित्र 9.1 में आपको दिखा रहा है। पहली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। क्या कर रही है? चित्र 9.1 में सजीवों के लिए खोज कर रही है। ठीक है, आगे क्या करती है? 9.1 में सजीव एवं उनका परिवेश। पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किसी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं शाक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधे की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? क्रियाकलाप 1 में पढ़ेंगे हम। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। हम कहाँ से करते हैं? एक वन से। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तुओं, जंतुओं एवं पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए।
आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। ठीक है, अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधे एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी में प्रत्येक कॉलम में अधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हों। संभवतः यह पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। ठीक है, वो सब हमें इसमें लिखना है। अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती है। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, 9.2 में क्या है? आवास एवं अनुकूल। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे एवं जंतुओं से आपको क्या मिला वो सब आपको बताना है। क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है, 9.2 चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऊंट एवं उनका परिवेश। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए, दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थल परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। हमने क्या करा था? इसमें सारणी बनाई थी ना। 9.1 विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुएं। सबसे पहले आपको वन में क्या क्या मिला वो लिखना है आपको। पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, पर्वत के क्षेत्र में क्या क्या आपने देखा वो लिखना है। मरुस्थल में, समुद्र में या कहीं अन्य स्थान पर आप गए हो तो वो आपको बताना है। किस तरह के पेड़ थे, किस तरह के जंतु आपको दिखने को मिले, किस तरह के पौधे थे। ठीक है, ये सब आपको बताना है। आगे देखते हैं। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। जैसा कि हम आगे है, ऊंट का था वर्णन। चित्र 9.2 में क्या बता रहे हैं? उनमें मूत्रसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना सफ़ेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का हास्य बहुत कम होता है, इसीलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। 9.3 चित्र क्या है? विभिन्न प्रकार की मछलियाँ। अनेक प्रकार की क्या है? मछलियाँ। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने
अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानता दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। यह शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली को संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। आगे क्या है? हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्सों में ऐसे कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं। ठीक है, इन सब में कुछ न कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो उन्हें वहाँ रहने में सक्षम बनाती हैं, जिनमें वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन, उसके के अनुकूल बनाना। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के लिए अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका आवास। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। उनका क्या है? घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जलीय आवास। जो जानवर किस में रहते हैं? जल में, उन्हें क्या कहते हैं? जलीय। विश्व में विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घासों व मैदानों, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज से अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। ये क्या है? अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम
से असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। ठीक है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र में के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है। कुछ दिन तो हमें दिक्कत होगी, फिर क्या होगा, वो अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल बना लेगा तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन अनुकूल कहलाते हैं। ये परिवर्तन हजारों वर्षों में भी अनुकूलन से भिन्न है। अब देखो क्या है, क्रियाकलाप 2 अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है। ठीक है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्र कीजिए, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीज को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसा कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती हो। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल से नम्र रखें तथा आदि जल को निकाल दें। कुछ दिनों बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? नहीं होंगे, बिल्कुल। क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग को अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते? ये आपको बताना है आपने क्या इसमें अनुभव करा। ठीक है। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वास्तव में यह अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी के लिए क्या है? ये महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। वे ऐसे नहीं हैं। यह जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। वो क्या होते हैं? अपने आप को नहीं उन परिवर्तन के अनुकूल अपने आप को ढालते, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूल का अध्ययन करें। ठीक है, क्या करना है? इनके अनुकूल का अध्ययन करना है। 9.3 क्या है? विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास, मरुस्थल, जैसे कि मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊँटों के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं?
चित्र 9.4 में आप क्या देख रहे हो? बिल में मरुस्थल जंतु। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वह भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, जैसा कि आपको चित्र 9.4 में दिख रहा है। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे। मरुस्थल में इसी प्रकार के कांटेदार पौधे होते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे को चित्र 9.5 में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं? कैसे हैं ये अनुकूलित? इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, इसीलिए क्या कहते हैं, ये वहाँ पे अपने आप को ढाल लेते हैं और आसानी से अपनी देखभाल करते हैं। क्रियाकलाप 3 क्या है? गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लगाइए। आपने क्या लगाना है? कैक्टस का एक पत्तियों वाला। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधे को वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। आपको वैसे ही बांधना है। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद आप क्या देखेंगे? जो कांटेदार होगा उसमें ज़्यादा आपको पानी दिखाई देगा। इसके बाद इनका परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा का कोई अंतर देखते हैं? देखेंगे बिल्कुल। मरुस्थल पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत कम आपको पानी दिखाई देगा। मरुस्थल पौधों में पत्तियों या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं, उनमें पत्तियां नहीं होती। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों शूल के रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल हास्य में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है, जैसा कि आपने चित्र 9.5 में देखा। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थल पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। आप देखो ये पर्वतीय क्षेत्र के पौधे। यह आवासीय क्षेत्र सामान्य बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवाएं चलती हैं। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं? देखो 9.6 में कैसा चित्र है? पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आप ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? आपने अन्य क्षेत्रों में नहीं देखा होगा इन सब वृक्षों को। यह वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? यह वृक्ष चित्र ए में क्या दिखाया है? पहाड़ी तेंदुआ। बी में क्या दिखाया है? याक तथा पहाड़ी बकरी पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। ठीक है, अब आगे है समांतर शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, जैसा कि चित्र 9.7 में दिखाया है।
उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड से उनका बचाव करती है, या फर उनका क्या करती है, ठंड से बचाव करती है। तो उनकी मोटी चमड़ी होती है और दूसरा क्या होता है, उनके ऊपर फर होती है। शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी को मजबूत खुर उसे दालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हम विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूल में विविधता दिखाई देती है। अब अगला क्या है, घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। शेर कैसा होता है, मटमैले भूरे से रंग का दिखाई देता है। एक शेर एवं हिरन का चित्र देखिए, जैसा कि चित्र 9.8 में दिखाया। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पश्वर में हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वे पादंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? बिल्कुल करती हैं। ये सब संरचनाएं उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास में सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और क्या करता है, और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। चित्र 9.8 में क्या दिखाया, ए में एक शेर और बी में क्या आपको हिरन का चित्र दिखाया गया। और दूसरा क्या है, एक दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास तल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपनी शिकारी शेर जैसी जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वे उसका शिकार बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर में पश्वर में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करा सकती हैं। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। ठीक है, तभी वो वहाँ पे जीवित रह सकते हैं। कुछ जलीय आवास जैसे समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूल के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल कॉलम होते हैं। डॉल्फिन एवं हेवल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाधार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक
बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। ये ऐसा ही करते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभवतः हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ किस प्रकार व्यवस्थित हैं, ऐसा आपको बताना है। 9.9 में क्या है? चित्र में दिखाए गए कुछ जलीय पौधे जल सतह पर पलवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। इसमें से कुछ पौधे की जड़ जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। कहाँ रहती हैं? तलहटी की मिट्टी में। अब जैसा कि आपने चित्र 9.9 में देखा था, अब आगे क्या है? इसमें स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। आगे है, इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपन डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। आगे है, यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। कैसी होती है? जलीय पौधों की पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं और उसकी टहनी कैसी होती है? बहुत पतली सी होती है और जड़ें भी छोटी छोटी होती हैं और वो पानी के अंदर ही रहती हैं। आपने इसमें आगे भी पढ़ा था, वन के पौधे, जल के पौधे और रेगिस्तान के सबकी पत्ती अलग अलग दिखाई प्रतीत हो रही थी ना आपको। ऐसे ही हर पेड़ पौधे की पत्तियां अलग अलग होती हैं, जड़ें भी अलग अलग आकार की आपको दिखाई देती हैं। अब मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। एक मेंढक ही ऐसा है, और भी कई आपको जानवर ऐसे मिलेंगे जो जल में भी रह सकते हैं और धरती पर भी। इसके पश्चात लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चात में जल युक्त पंखुड़ियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। जैसा कि हमने अध्याय 7 में सुझाया, क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब
तक आप पौधों के अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे कि ये किस प्रकार का पौधा है, जलीय है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला है या वन में पाए जाने वाला है, या हमारे आसपास आपको ऐसा पौधा दिखाई देता है। अब आगे क्या है, अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे आप ऐसे करके। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। ये करना संभव नहीं है, ठीक है, कि हम सारे पेड़ पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें ऐसा एकत्रित करके। और फोटो खींच के तो संभव है ऐसा कि आप उसका कलेक्शन कर सकते हो और बता सकते हो कि ये कैसा पौधा है, ये कहाँ पे पाया जाता है। अब आगे है 9.4, हमारे आसपास के जीव। हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं वो किस प्रकार है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधे एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्षारोही लता, विस्परी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्र एवं कई मास वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के ये कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा जीव है? अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूह में बांटिए। आपने सोचना है कौन निर्जीव है और कौन सजीव है, ठीक है। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं हैं। ये आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये निर्जीव है। पहले एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नोटिस का यह छंद पढ़ रही थी। छंद क्या है? मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ एवं अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे। हम 2 पैरों पर क्यों नहीं चल सकते? पहेली और बूझों को कविता बहुत मजेदार लगी। अच्छी थी ना कविता, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये न तो चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। आगे है हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। वो भी तो निर्जीव हैं।
है ना, पर वो चल पाते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, हम तो सजीव हैं, हमें पता है स्वयं को। आप में ऐसा कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। आपको कैसे पता चलता है? हम आसानी से इधर उधर घूम भी सकते हैं, अपनी मर्जी से बैठ भी सकते हैं, धूप में बैठना चाहें, छाँव में बैठना चाहें, ऐसा। पर पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और भी आप अपना सोचिए, लिखिए कि क्या लक्षण आप महसूस करते हैं। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतु अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। ठीक है, जो सजीव वस्तु होंगी उनमें एक समान ही आपको मिलेंगे। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? होती है ना, सभी को भोजन की आवश्यकता बिल्कुल होती है। अध्याय 1 एवं 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर जो जंतु होते हैं और पौधे होते हैं वो किस पे निर्भर रहते हैं? अन्य जंतुओं पे। पर कभी कभी तो हम भी निर्भर रहते हैं, पर हम बना तो लेते हैं, पर हम किस पे निर्भर है? पेड़ पौधों पे ही निर्भर है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराने कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। ठीक है, हर साल हमारी आकृति चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, हर बच्चे में आते हैं। ऐसे आप अब और नहीं पहन सकते, इसे आप अब और नहीं पहन सकते, बिल्कुल नहीं। अगर जब आपको आएगा ही नहीं तो आप पहनेंगे कैसे? क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास भी नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्षों बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जैसा कि आप चित्र 9.10 में देखेंगे, जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क जाते हो हैं। आपने अवश्य ही देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे में सुफुटी खोकर चूजा मुर्गी का बच्चा वृद्ध करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। ये देखो, आपको चित्र 9.10 में दिखाई दे रहा है। जैसा एक शिशु वृद्ध करके वयस्क हो जाता है। पहले वो छोटा सा होता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर थोड़ा वो पैदल चलता है, फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इसमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं,
तो कुछ विकसित हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ तो बिल्कुल विकसित हैं और कुछ छोटे छोटे हैं। और क्या है, ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तुओं वृद्धि प्रकाशित नहीं कर सकते? ठीक है, आप देखो जिस चित्र आपको 9.11 में भी दिखाई दिया, एक चूजा वृद्धि कर वयस्क हो जाता है। एक चूजा वृद्धि कर क्या हो जाता है? वयस्क हो जाता है। अब हमें क्या पढ़ना है? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? जो श्वास लेते हैं, सभी सजीव जो हैं। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? ऐसा सोचना भी संभव नहीं है। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, हम श्वास लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। और हम छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ही गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विषाम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति का ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुए त्वचा द्वारा सांस लेता है। हम किससे लेते हैं? नाक या मुंह के द्वारा सांस लेते हैं। सांस लेने का तरीका अलग हो सकता है, बट सांस सभी लेते हैं, सजीव जो भी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती ही रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब आगे क्या है? क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? अब आप नंगे पैर टहल रहे हो तो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? एकदम से चिल्लाएंगे आप जब आपको कुछ लगेगा तो, है ना? फिर क्या होगा? अब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? तब भी आप एकदम से बोलेंगे अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा ही करते हैं सब। आप अंधेरे स्थान में अचानक तेज धूप में आते हैं तो आपको क्या होता है? एकदम से अंधेरे से उजाले में आओ तो आप एकदम से चौंक जाते हैं, है ना?
आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक उसके अंदर वो ढल नहीं जाती तब तक आपकी आंखें कुछ समय के लिए बंद प्रतीत होती है। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके ब्रह्म वातावरण में होने वाली परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को, जब आप किसी जंतु को पशु को खाना देते हैं तो उसे ध्यान से देखिएगा, ऐसी प्रतिक्रिया उसके अंदर भी आप देखने को मिलेगी। ध्यान से देखना है आपको। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? थोड़ा पहले तो पीछे होगी अगर आपको नहीं जानती होगी, फिर वो धीरे से आके अपना भोजन ग्रहण कर लेगी। जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीपित कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपन के स्थान में भाग जाते हैं। ऐसा ही करते हैं। क्या आप जंतुओं के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? ऐसा कुछ उदाहरण आप और भी बता सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? आपने मनुष्य का देखा, जंतुओं का देखा, पौधों का भी सुनते हैं। क्या है इसमें पढ़ते हैं। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुल मेहंदी के पौधों की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझाई सिकुड़ जाती हैं। यह पौधों के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण है। ऐसा पौधों के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखो क्या है आगे। क्रियाकलाप 4। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप या सूर्य का प्रकाश आती हो तो के पास एक पौधे को रख दीजिए। ठीक है, पौधे का गमला रखिए जैसा कि आपको चित्र 9.12 में दिखाई दे रहा है। पौधे की सूर्य के प्रकाश के प्रति अनुक्रिया। क्या करेगा पौधा? कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या ये किसी उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया है? बिल्कुल है। ये किसकी तरफ मुड़ेगा? जिस तरफ इसको सूर्य की किरणें दिखाई देंगी उसी तरफ आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। इसे भी तो खुली हवा में सांस लेना है और प्रकाश में बढ़ना है। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। सजीव में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वह इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। विभिन्न जैव प्रक्रमों में फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीव द्वारा इन उपशिष्ट पदार्थों में निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है।
कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्तर के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ घोंसले देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, जैसा कि आपको चित्र 9.13 में दिखाया गया है। 9.13 में क्या है? ए में क्या दिखाई दे रहा है? पक्षी अंडे देते हैं, ठीक है। बी में क्या हुआ? जिनके सुफुटन द्वारा नवजात उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। जंतु प्रजनन द्वारा आपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। वो हमारी तरह ही बच्चों को जन्म देते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, जैसा कि आपने चित्र 9.14 में देखा। बच्चे देने वाले कुछ जंतु जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीज द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं, जैसा कि देखो आपको चित्र 9.15 में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? छोटा सा बीज है, वो अंकुरित हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर वो एक पौधा बन गया। एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनता है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है, जैसा कि आपको चित्र 9.16 में दिखाया गया है। आलू की सुपुत कलिका से उगता एक पौधा, ठीक है। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधे उगाना चाहेंगे? हम करके देख सकते हैं अपने घर में। एक छोटे से आलू को बो दीजिए, फिर देखिएगा थोड़े थोड़े दिनों में उसका पौधा बन जाएगा और उस पर आलू आने लगेंगे। या किसी भी अन्य फ्रूट का आप बीज भी डाल सकते हैं, उसका भी पौधा बना सकते हैं आसानी से। क्या है क्रियाकलाप 5? गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों बाद क्या देखेंगे? कलम से पौधे बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश न होएं। यदि संभवतः हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की होती हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? गति करते हैं सभी सजीव। अध्याय 8 में हमने जंतुओं की गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है आपका? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे समांतर भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषण खाद्य पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधों के अन्य प्रकार की गति भी देखी है?
पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, ऐसा सबने देखा होगा। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का एक छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसका उदाहरण है। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हमें पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसीलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्ष तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। हमने देखा है कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप में दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। क्या हम ऐसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते यह बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सभी लक्षण सब में आपको दिखाई दे एक साथ। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन में कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सकता है। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, आगे है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु आपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है।
ठीक है, ऐसा आपको भी लगता होगा। प्रमुख शब्द क्या है? अनुकूलन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन। अब देखो सारांश क्या है इस पाठ का। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। अगला क्या है? विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। आगे क्या है? पौधे और जीवों में विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अगला क्या है? आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय, जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया जाता है। आगे क्या है? विभिन्न आवासों में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे है पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। आगे क्या है? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश में कुछ अजैव घटक हैं। अगला है सजीव वस्तुओं में कुछ सामान्य लक्षण हैं। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। ठीक है, अब है अभ्यास। अभ्यास में क्या है? पहला प्रश्न है आवास किसे कहते हैं? आवास किसे कहते हैं? जहाँ हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आवास। इसके बारे में आपको लिखना है। हम धरती में रह सकते हैं, पेड़ पौधे कहाँ रहते हैं? वन में, हमारे आसपास भी दिखाई देते हैं। और समुद्री जंतुओं का क्या होता है? वो समुद्र में, जल में रहते हैं। आगे देखिए सेकंड क्या है? कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूल है? वो किस प्रकार अनुकूल होता है? एक तो उसकी पत्तियां नहीं होती, वो कांटेदार होता है ना, उसको कम पानी चाहिए होता है, इसीलिए वो वहाँ पे अनुकूल रहता है। प्रश्न जो 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की क्या करना है? पूर्ति करना है। क क्या है? पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं डैश कहलाते हैं। क्या कहलाता है? आवास। ठीक है, ख में क्या है? स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं में आवास को डैश आवास कहते हैं। कौन सा आवास कहते हैं? स्थल में जो पाए जाते हैं, बताइए। कहते हैं स्थलीय। ग क्या है? वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं, वो कौन से आवास कहलाते हैं? जलीय। अब देखो घ क्या है? मृत जल एवं वायु किसी आवास में डैश घटक है। संयुक्त रूप जैव बनाने में घटक है। ड क्या है? हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चौथा, निम्नलिखित सूची में कौन से निर्जीव वस्तु है? आपको इसका बताना है। छल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ। क्या हो सकता है? सिलाई मशीन, रेडियो। बाकी आप बताइएगा, लिखिएगा इसमें। अगला है प्रश्न 5, किसी ऐसे निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के 2 लक्षण दिखाई देते हो। क्या दे सकते हैं आप? बस, ट्रेन, कार। ठीक है, उसमें निर्जीव के भी दिखाई देते हैं, सजीव के भी। अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से कौन से निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद, तेल, नमक, सेब, रबड़। बताइए। चमड़ा हो सकता है, ऊन हो सकती है, और आप सोचिए और बताइए। प्रश्न 7 है सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीवों में कौन कौन से लक्षण होते हैं? वो आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, वो श्वास ले सकते हैं,
वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और सोचिए और लिखिए। अगला प्रश्न है 8। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति की क्यों आवश्यकता होती है? संकेत है घास तल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है, इसीलिए कोई उनका शिकार न कर ले, इसीलिए उनको तेजी से चलने की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित परियोजनाओं एवं क्रियाकलाप। एक क्या है? अनेक पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य खगोलीय पिंडों पर संभवित जीवन की चर्चा होती रहती है। इन लेखों को पढ़कर कक्षा में चर्चा करें कि पृथ्वी के बाहर जीवन की क्या संभावना है। ऐसा करना है आपको। दूसरा क्या है? एक स्थानीय चिड़ियाघर का भ्रमण कीजिए तथा पता लगाइए कि विभिन्न आवासों से लाए गए जंतुओं के लिए कौन कौन से विशेष प्रबंध किए गए हैं। तीसरा क्या है? पता लगाइए कि ध्रुवीय भालू एवं पेंगुइन के आवास कहाँ हैं। प्रत्येक जंतु के 2 अनुकूल बताइए जिससे पता चले कि वह अपने आवास के प्रति भली भांति अनुकूलित है। भालू कहाँ रहता है? बर्फ में भी रह सकता है। पेंगुइन आपको बर्फ में देखने को मिला होगा, कभी आप गए होंगे तो देखा होगा। जो 4 है, पता लगाइए कि हिमालय के गिरिपाद में कौन से जंतु पाए जाते हैं। पता लगाइए कि हिमालय में के पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर पर्वत की ऊंचाई बढ़ने के साथ जंतुओं और पादपों की प्रजातियों में क्या परिवर्तन होता है। 5वां क्या है? एक आवास एल्बम तैयार कीजिए। क्रियाकलाप 1 में सूचीबद्ध जंतु तथा पौधों के चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए तथा उन्हें एल्बम के विभिन्न आवास खंडों में चिपका दीजिए। इन विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के चित्र और पत्तियों की आकृति बनाकर उनसे संबंधित क्षेत्रों में चिपका दीजिए। विभिन्न क्षेत्रों के वृक्षों की शाखा विन्यास का चित्र बनाकर उन्हें भी एल्बम में सम्मिलित कीजिए। ऐसा करना है। आगे देखो, इसका नाम और आवास कहाँ है। ये क्या है? पेंगुइन दिखाई दे रहा है। कहाँ रहता है आपको? जहाँ पे बहुत अधिक बर्फ होगी वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। थैंक यू।